भारती टीवी सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे एपिसोड में दिखलाया जाएगा सूरज फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि वेद की वजह से उसका बहुत बेइज्जती हुआ था। क्योंकि वेद ने अपने बर्थडे पार्टी को एक बड़े होटल में रखा हुआ था, लेकिन वेद सूरज से झूठ बोलकर सूरज को अमीरों के हॉल में लेकर आ जाता है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जहां पर वो लोग सूरज की बहुत बेइज्जती करते हैं। फिर सूरज वेद की बातों को सोचने लगता है कि वेद ने सूरज से कहा था कि पापा, आप पूरे घर की सब लोगों की भलाई किए हो, पर आप क्यों बड़ा आदमी नहीं बन पाए। इधर पीछे से सूरज को रोते हुए संध्या और भावो देख रही होती है और दोनों इमोशनल हो जाती है। फिर संध्या सूरज के पास जाने लगती है, लेकिन भावो संध्या को रोक लेती है और कहती है, ना जा बिन्नी, तू पत्नी है, पर मैं माँ हूँ, मैं भी जानूं कि मारे छोरे के मन में बहुत गहरा घाव लगा है। संध्या कहती है, भावो, मैं सूरज जी को ऐसे रोते हुए नहीं दे सकती, मुझे इस वक्त उनका साथ देना होगा। सूरज जी पूरे परिवार की सहारा बनकर अपने परिवार को ताकत देता था। आज वह खुद इतना टूट गया है, लेकिन उसे अपनी हिम्मत खुद बनानी होगी। फिर संध्या भावो के गले लग जाती है और दोनों रोने लगते हैं। इधर सूरज रात भर वहीं बैठकर सोच विचार करने लगता है। फिर सूरज अगले सुबह सभी के सामने कहता है, कल वेद ने मुझसे होटल में झूठ बोला था कि उस होटल का मालिक मेरे पापा है। अब उस झूठ को मैं सच में बदलना चाहता हूँ। सूरज भावो से कहता है, आज तेरे बेटे ने पहली बार एक सपना देखा है अपने खुद के लिए, जिसे पूरा करके वह अपने बेटे के बोले हुए झूठ को सच में बदल सकता है। अब भावो, मैंने फैसला लिया है कि मैं अपना खुद का एक होटल खोलूंगा, जिस होटल को देखकर मेरा बेटा गर्व से कहेगा कि इस होटल के मालिक मेरे पापा हैं। फिर बाबा सा सूरज को टोकते हुए कहता है, सूरज बेटा, थारी होटल खोलने का सपना तो ठीक है, लेकिन ये जो हमारा मिठाई का दुकान है तो अच्छी खासी चल रही है। अब इसके होने के बाद इस होटल की क्या जरूरत है। मोहित भी वहां पर आकर कहता है, बाबा सा, ये सब कहाँ सोचेंगे। सूरज भैया, अपने लाडले की हर ख्वाहिश पूरी करने का शौक है और इस घर के सभी बच्चे सूरज भैया के लाड प्यार से बिगड़े हुए हैं। अब भैया पागलपन करने में उतरा हुआ है। भावो, कल को घर के सभी बच्चे खड़े हो जाए कि हमें यह ला कर दो, वह ला कर दो, तो क्या हम उसकी उंगली पर खड़े होकर नाचते रहे। सूरज को मोहित पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन सूरज मुस्कुराते हुए कहता है, मोहित, यह मेरा सपना है। फिर मोहित कहता है, मैं जानता हूँ भैया कि आपका सपना है, लेकिन सपने देखने की कोई उम्र भी होती है। आप इस उम्र में सपना देखना मतलब खाली पकौड़े जैसा हो गया। फिर मीनाक्षी भी कहती है, मैं कह रही थी जेठ जी, आपने होटल का सपना देखना तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मैं कल को सोचूं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो बन थोड़ी ना सकूं। फिर सूरज कहता है, मैं जानूं, मीनाक्षी की होटल बनाना कोई बच्चों का काम नहीं है, इसके लिए सबसे पहले हौसले की जरूरत है, उसके बाद दूसरी चीज आती है। विक्रम भी सूरज को टोकता है और कहता है, भैया, होटल खोलने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाएंगे भैया। बच्चों की छोटी सी बात को अपने मन पर लगाकर बैठे जाना, ये कहाँ की समझदारी है। अरे भैया, वह बच्चे हैं, 2-4 दिन बाद यह बात भूल जाएंगे। फिर सूरज कहता है, लेकिन विक्रम, बच्चे भूल जाएंगे, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊंगा कि मेरे बेटे ने सबके सामने इतना बड़ा झूठ बोला। जब सपना देखा है तो उसके साथ जुड़ी परेशानियों का सामना भी तो करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं तैयार हूँ। फिर मीनाक्षी विक्रम और मोहित भावो को कहने लगते हैं कि भावो, अब तू ही समझाना, सूरज भैया को कैसे बच्चों की तरह जीत कर बैठ गए हैं। अरे, होटल खोलना कोई छोटी बात थोड़ी ना है जो खुल जाएगा। ऐसा करेंगे तो जो कुछ भी कमाया है वह सब बर्बाद हो जाएगा। फिर मोहित कहता है, विक्रम भैया, लगता है सूरज भैया कल का बेइज्जती सहन नहीं कर पाए, इसलिए भैया बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। लेकिन भागो उन लोगों की कोई भी बात नहीं सुनती और अपने कमरे में जाती है और वहां से अपने सारे गहने पोटली में बांधकर सूरज के पास लाती है और सूरज को कहती है, यह ले सूरज, मारा सारा गहना, और इसमें मेरे बैंक की पासबुक भी है, सब कुछ थारा है, ये सारी चीज थारी से कीमती ना है छोरा। फिर भावो की बात सुनकर संध्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इधर मोहित, विक्रम और मीनाक्षी के सर शर्म के मारे झुक जाते हैं। फिर भावो कहती है, सूरज बेटा, बस तू ठाकुर जी का नाम लेकर अपना होटल का तैयारी शुरू कर दे। आज तक तूने इस घर के हर इंसान की जरूरतें पूरी की है, आज तूने अपने लिए पहली बार कुछ सोचा है। मारा आशीर्वाद थारे साथ हमेशा है। फिर भावो मोहित, विक्रम और मीनाक्षी पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, हाँ तुम लोग सुनो, सूरज ने इस घर के बच्चे बच्चे का सपना पूरा किया है, और आज तुम लोगों के पास जो भी है उसकी नीर मारे सूरज ने रखी है। जब भी घर के कोई भी इंसान ने मदद मांगी है, ना तो सिर्फ मदद ही किया, तुम सबकी तरफ सलाह और ताने ना दिया। फिर भावो मोहित से कहती है, अरे थारी पढ़ाई और ये बड़े बड़े कोर्स जो तूने किया उसके लिए सूरज ने पैसे दिए, और जो तू लैपटॉप चलाता है उसे भी सूरज बेटा ने दिया है, और इमली का पार्लर के लिए सूरज ने ही पैसे दिए थे। और विक्रम, जब थारे को धंधे में पैसे की जरूरत थी तब मारा सूरज ने ही तुम्हारी मदद की थी, और आज जिंदगी में मारे छोरे ने पहली बार सपना देखा तो तुम लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। अरे, उसने किसी से कोई मदद नहीं मांगी। फिर सूरज कहता है, भावो, मैं जानू तू हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़ी रही है
और आज भी मेरे साथ है। पर भाबो मैं ये गहने नहीं ले सकता। भाबो मैं नहीं चाहता कि अपने सपनों के लिए किसी को तकलीफ दूं। सूरज की बात सुनकर भाबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सूरज कहता है, भाबो ये होटल खोलने का सपना मेरे खुद का है, तो मैं ही अपने दम पर खोलना चाहता हूँ। बस भाबो तेरा आशीर्वाद चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर संध्या सूरज के पास जाती है और सूरज को सहानुभूति देते हुए कहती है, सूरज जी आपके सपने पर मैं भी आपके साथ हूँ। एक दिन आपने मेरा सपना बसाया था और आज से आपका सपना मेरी आंखों और आपके दिल में समा रहा है। बहुत जल्द ही मेरे पति सूरज जी एक बड़ा सा होटल खोलेंगे। सूरज जी मुझे आज भी आप पर गर्व था और कल भी होगा। इधर मोहित विक्रम और मीनाक्षी को शर्म आ रहा होता है। फिर अगले दिन संध्या सूरज की आंख में पट्टी बांधकर वेद मिश्री और गोलू के पास लाता है। फिर वेद कहता है, पापा मैं 3 बोलेगा, उसके बाद आप खुद से ही पत्ती ओपन कर देना। फिर वेद 3 तक गिनता है। फिर सूरज अपनी पट्टी खोलकर देखता है तो सामने में सूरज के होटल का डिजाइन रहता है, जिसमें लिखा रहता है मेरे पापा का होटल। सूरज होटल का जिसे देखकर सूरज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वेद कहता है, पापा आपने होटल खोलने का सपना देखा तो मैं आपके सपनों को ड्रॉ किया और रंग भी भर के। पापा आपका होटल बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर सूरज वेद को गले से लगा लेते और कहता है, हाँ बेटा तेरे पापा के पास यह होटल जरूर होगा। इधर मोहित परी के मन में भी इमली के खिलाफ जहर भर रहा होता है कि तुम्हारी मम्मी अब मुझे छोड़ना चाहती है और दूसरे लड़के के साथ शादी करना चाहती है। जाओ अपनी मम्मी से बात करो। परी इमली के पास जाती है और इमली को गले से लगा लेती है। फिर मोहित घबरा जाता है कि परी क्यों ऐसा कर रही, मैं तो इमली के खिलाफ परी के ऊपर जहर भरे थे। फिर परी इमली से कहती हैं, मम्मा आपको मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है और समझदार भी अपना काम खुद कर लेंगे। लव यू मम्मा। फिर इमली पार्लर चली जाती है। फिर के पास मोहित आता है और कहता है, पर ये क्या किया तुमने? मम्मा को सुनाने की बजाय उसी गले लगा लिया। पागल हो गई हो क्या? तुम मेरे ऊपर तो बात बात पर जहर घोलती हो और आज जब मम्मी को सुनाने की बारी आई तो डर के गले लग गई। तेरी माँ एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। परी मोहित की बात सुनकर मोहित पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, खबरदार, जो मेरी मॉम के बारे में एक भी और शब्द बोला तो आपको क्या लगा कि आप मुझे अपनी माँ के खिलाफ भड़काएंगे और मैं मम्मा से झगड़ा कर लूंगी? अरे माँ और मेरा इतना मजबूत रिश्ता है कि हमें एक दूसरे को भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे को समझते हैं, बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि आप इतने ही बुरी इंसान हैं, लेकिन अब पता चला कि आप बहुत बुरे इंसान हो। आप झूठ सच बोलकर माँ मेरे बीच फाइट करवाना चाहते थे ना? मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। मैं मॉम से बहुत प्यार करती हूँ और उससे कहीं ज्यादा तुमको हेट करती हूँ। फिर अगले दिन वेद स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो संध्या देखती है कि वेद ने अपना स्कूल ड्रेस नहीं पहना है और दूसरे स्कूल का एड्रेस पहना है। फिर संध्या वेद से पूछती है कि वेद ये वाला यूनिफॉर्म क्यों पहन ली? वेद बताता है, मम्मा मेरा झूठा मेरी स्कूल वालों के सामने खुल गया। अब उस स्कूल में मेरा सब लोग मजाक उड़ाएंगे। मैं इसलिए मुझे पुराने स्कूल में वापस जाना है। वो स्कूल बहुत अच्छा था मामा, वहां कोई किसी की बेइज्जती नहीं करता था, मेरा और पापा का। फिर सूरज जैसे ही वेद का बात सुनता है तो सूरज फिर से टूट जाता है और वही बातों को याद करने लगता है कि उस पार्टी में उसकी बेइज्जती हुआ था। इधर सूरज को देखकर संध्या समझ जाती हैं कि सूरज जी फिर से वही बातें को याद कर रहे हैं। फिर संध्या वेद को समझने लगती है कि वेद तू मेरी बात अच्छे से समझ ले। देख जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम इनसे भागेंगे तो ये हमारे उतने ही पीछे आएंगे, इसलिए हमें डर को भगाना है। इधर मीनाक्षी और भाबो वंश को घर में लाने का प्लान बनाने लगते हैं। फिर मीनाक्षी भाबो से कहती है, भाबो आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपकी मीना, आपकी गिलहरी। मैंने एक प्लान सोचा है, आपका हुक्म हो तो मैं पेश करूं। फिर मीना भाबो को अपनी प्लान बताती है कि मैं अंकुर जी के घर नौकरानी बनकर जाऊंगी और वंश को लेकर आऊंगी। फिर भाबो कहती हैं, अरे ये क्या प्लान बनाई है? थारे को लगे कि तू उस घर में घुस सकेगी? अरे अंकुर जी थारी छोटी पकड़कर तुझे बाहर निकाल देगी। मीना कहती है, अरे भाबो मीना को घर से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। अरे इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद आप जैसे हस्ती हमारा कुछ ना बिगाड़ सकी तो वह क्या करेगा? फिर भाबो मीनाक्षी की बात सुनकर मीनाक्षी को घुरकर देखने लगती है। फिर मीनाक्षी अंकुर के घर में घूंघट ढककर बुलबुल के आती जाती है और बुलबुल से कहती, मैडम जी मुझे काम दे दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बुलबुल कहती है, मेरे पास तो ऑलरेडी एक काम वाली है। फिर मीनाक्षी बुलबुल के सामने बहाना बनाने लगती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बुलबुल कहती है, मेरे पास तो ऑलरेडी एक काम वाली है। फिर मीनाक्षी बुलबुल के सामने बहाना बनाने लगती है
कि मेरे पति बीमार है, प्लीज उसके लिए मुझे नौकरी दे दो ना। फिर बुलबुल उनकी बातों पर पिघल जाती है और कहती है, हाँ चलो ठीक है, तो अपना घूंघट दिखलाओ और अपना डॉक्यूमेंट दिखलाओ, तो मैं काम में रखूंगी। फिर मीनाक्षी फिर से बहाना बनाने लगती है कि वह मैडम जी, मैं इतना गरीब हूँ, इसलिए मेरा तो आका घर ही नहीं है, तो मैं कहाँ से कागज लाऊंगी। फिर बुलबुल कहती है, तो अपना घूंघट दिखलाओ ना। फिर मीनाक्षी कहती है, नहीं मैं नहीं दिखला सकती, मेरे पति ने कहा है कि अपने घूंघट को किसी को मत दिखलाना वरना अनर्थ हो जाएगा। फिर बुलबुल कहती है, तो मैं कैसे तुम्हें नौकरी में रख लूँ ना। ना, मैं आपका पता जानता हूँ ना, आपका चेहरा देखा हूँ। फिर मीनाक्षी रोने लगती और कहती है, प्लीज हमें नौकरी पर रख लो, प्लीज, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उसके लिए खातिर रख लो ना। फिर बुलबुल